हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गौतम आज आपके सामने इतिहास से जुड़ा एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इससे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात की थी, वैसे ही आज मध्यकालीन स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्रोतों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और स्मारक आएंगे। तो सबसे पहले हम अभिलेखों की अगर बात करें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, स्तूपों, मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण किए हुए होते थे। इन अभिलेखों से उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अच्छा ज्ञान होता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अभिलेख, चोलों के अभिलेख, पाल, पिटिहार, राष्ट्रकूट आदि शासकों के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं और उनसे तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और शासन प्रशासन की अच्छी जानकारी भी हमें मिलती है। दूसरा साधन है सिक्के। ये भी प्रमाणिक स्रोत होते हैं। इनसे हमें तिथि के निर्धारण में सहायता मिलती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो बड़ा विचित्र व्यक्तित्व रहा था अपने समय का, उसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना से ये बात स्पष्ट होती है कि उसका समय आर्थिक रूप से संकटग्रस्त रहा होगा। तो इन मुद्राओं से राजाओं और उनके राज्य से संबंधित अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे राज्यों की सीमाओं का ज्ञान, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि का हमें पता चलता है। फिर आते हैं स्मारक। चाहे सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, दोनों कालों के सुल्तानों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में रुचि दिखाई है। खासतौर से मुगल काल में तो प्रचुर मात्रा में भवन निर्माण हुए हैं। इन स्मारकों से तत्कालीन धर्म और कला का स्वरूप समझने के साथ साथ तत्कालीन शासकों की स्थापत्य कला में कितनी रुचि थी, इसका भी हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय स्रोत और विदेशी विवरण। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले साहित्यिक स्रोत बड़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हैं, परंतु इन स्रोतों का या इन साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए एक विद्यार्थी को सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस काल के अधिकतर विद्वानों या इतिहासकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए उनका विवरण अपने संरक्षक सुल्तानों या बादशाहों के प्रति तो बहुत अच्छा रहा, प्रशंसात्मक रहा, लेकिन अगर हम जनसाधारण की बात करें तो उनके प्रति उदासीनता का रहा है। तो कई जगह हमें उनके विवरण में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण दिखता है। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है और मूल्यांकन करना है कि इतिहासकार ने तथ्यों को भलीभांति समझकर इतिहास को लिखा है या वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है। पूर्वाग्रह से तात्पर्य सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि हमारे लेखन पर जब हमारे ही विचार ज़्यादा हावी होने लगे और तथ्यों का सही से मूल्यांकन ना करें तो वह लेखन निष्पक्ष नहीं रहता। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर हम इतिहास लेखन कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले सल्तनत काल में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको ले लेते हैं। सबसे पहले है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, जिसे अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा है, ये महमूद गजनवी के दरबार में था और भारत पर आक्रमण के समय उसके साथ यहाँ आया था। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें भारत की जलवायु, प्रकृति कैसी रही है, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, धार्मिक उत्सव, मनोरंजन के साधन आदि के विषय में इसने विस्तार से लिखा है। फिर है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर हसन निज़ामी का ग्रंथ है। सल्तनत कालीन एक अच्छा ऐतिहासिक और प्रमाणिक स्रोत है। इसने अपने ग्रंथ में मोहम्मद गौरी, ऐबक, इल्तुतमिश के साथ जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन किया है। फिर है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी, जैसा कि हम देख रहे हैं, मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है। इसमें न केवल दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का विवरण है, बल्कि इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, भारत में तुर्कों के शासन की शुरुआत कैसे हुई, मंगोलों का आक्रमण आदि का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसने ऐतिहासिक घटनाओं का न केवल क्रमबद्ध विवरण दिया है, बल्कि उनकी आलोचनात्मक व्याख्या भी की है। इसलिए उन घटनाओं के कारणों और परिणामों को जानने में हमें सुविधा मिलती है।
फिर है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, प्रसिद्ध विद्वान वर्नी द्वारा रचित। इसकी एक अन्य रचना फतवाए जहादारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं फतवाते फ़िरोज़ शाही और सीरत फ़िरोज़ शाही, ये भी ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। एक पुस्तक है रहला। रहला ऐतिहासिक स्रोत बड़ा अच्छा माना जाता है। ये इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है, जो कि अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया था। रहला में भारत की उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का बड़ा अच्छा ज्ञान हमें मिलता है। फिर है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद द्वारा लिखी गई है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान और इतिहासकार हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का बड़ा योगदान रहा है साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोतों में। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं तुगलकनामा, नूह सिपेहर, आशिका, मिफ्ताहुल फुतूह, और सभी से इतिहास की घटनाओं की हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं अपने मुगलकालीन स्रोतों पर। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबर द्वारा रचित बाबरनामा। बाबर द्वारा तुर्की भाषा में रचित है ये, और ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से इसको सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी ग्रंथ माना गया है। इससे भारत से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। फिर है तारीख़ रशीदी, जिसकी रचना मोहम्मद हैदर ने की थी। इसने बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं को स्वयं देखा था और उसी का वर्णन किया है। इसके बाद है गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा। हुमायूंनामा, जिसे अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री ने लिखा था, इसमें बाबर से लेकर हुमायूं के जीवन की 1555 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसी तरह एक अच्छा स्रोत है तारीख़ शेरशाही, जिसमें शेरशाह के जीवन और उसके शासन प्रबंध की उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। फिर है अबुल फजल की रचना अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल की बड़ा अच्छी रचना मानी गई है। ये एक अच्छे विद्वान थे और कई ग्रंथों की रचना फ़ारसी भाषा में इन्होंने की है। कई संस्कृत की पुस्तकों का भी अनुवाद इन्होंने फ़ारसी में किया है। अकबरनामा मुग़ल इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। फिर है आईने अकबरी, इसकी रचना भी अबुल फजल ने की है। उसके बाद तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 7वें वर्ष तक लिखा। उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसका उत्तरदायित्व अपने जो इनके बख्शी थे मोहम्मद खां, उनको सौंप दिया। अब है मुंतखाब-उत-तवारीख, जिसे बदायूनी ने लिखा, और नुस्ख़-ए-दिलकुशा भीमसेन द्वारा लिखित। ये दोनों ही ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। फिर है मुंतखाब-उल-लुबाब, खफ़ी खां की ये रचना है। खफ़ी खां ने इसमें बाबर से लेकर उत्तर मुगलकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल तक का इतिहास इसमें वर्णित किया है। इन साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त समय समय पर विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से भी मध्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। जैसे इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, इसने विजयनगर साम्राज्य पर अच्छा प्रकाश डाला है। फिर है अब्दुल रज़्ज़ाक़, जो पर्शिया का राजदूत था, इसने भी विजयनगर के बारे में भी उपयोगी जानकारी दी है। शाहजहाँ के समय आया बर्नियर, मनुची, ये सभी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।